हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। भाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट पार्ट के अंदर प्लास्टिक, रेशे, सीएनजी, एलपीजी के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा जो बचा हुआ पार्ट है उसमें अपन बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। ये भी कार्बन का ही पार्ट आता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन दोस्तों कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक होते हैं। किस किस से बने होते हैं? ये कार्बन तथा हाइड्रोजन से निर्मित होते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल CH4, तो ये क्या है? एक मीथेन का सूत्र है। क्या है ये? हाइड्रोकार्बन है। C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, ये सब क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है। कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक क्या कहलाते हैं? कंपाउंड क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन दोस्तों, इसके कुछ अपन टाइप्स बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं नॉन साइक्लिक, एक होते हैं साइक्लिक। तो अपन बात करें हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं विब्रत श्रृंखला युक्त। विब्रत श्रृंखला युक्त को अचक्रीय भी कह सकते हैं। अचक्रीय को नॉन साइक्लिक कहा जाता है। और एक आता है समरस श्रृंखला युक्त। इनको बोलते हैं बेटा साइक्लिक। क्या बोलते हैं? साइक्लिक। ये चक्रीय होते हैं। ये कैसे होते हैं? चक्रीय या वलय युक्त यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? वलय युक्त यौगिक के रूप में जाने जाते हैं। एक तो होते हैं विब्रत, एक होते हैं समरत, नॉन साइक्लिक, और एक होते हैं साइक्लिक। ये नॉन साइक्लिक जो होते हैं दोस्तों, ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ये दो टाइप्स के होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर आते हैं सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एक तो आता है इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड, और एक आता है इसमें असंतृप्त, जिसको बोलते हैं नॉन सैचुरेटेड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक आ गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त के अंदर हम बात करते हैं एल्केन के बारे में। संतृप्त में किसकी बात करते हैं? एल्केन के बारे में बात करते हैं। और असंतृप्त में आते हैं एल्कीन, एल्काइन। इसमें आता है तो एल्कीन और एक आता है एल्काइन। संतृप्त में कौन आएगा? एल्कीन। और असंतृप्त में एल्कीन, और कौन आएगा? याद रखना, एल्काइन आएगा। समरस श्रृंखला युक्त की बात करें तो समरस श्रृंखला युक्त दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। ये दो टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट पेज पे अपन लिखते हैं इसके दो टाइप्स। इसके दो टाइप्स अपन करते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। कौन कौन से? एक तो एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एक होते हैं दोस्तों एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को एलिफेटिक यौगिक भी बोलते हैं,
इनको एलिफेटिक भी कहा जाता है। अब ये एलिफेटिक का मीनिंग क्या होता है? एलिफेटिक का मीनिंग होता है जो जलाने पर बिना धुआं की ज्वाला के साथ जलते हैं। एलिफेटिक का मतलब होता है जलाने पर बिना धुआं की ज्वाला के जलते हैं, उनको क्या कहते हैं? एलिफेटिक कहते हैं, याद रखना। और एक होता है एरोमेटिक, ये जलाने पर गंध युक्त काले धुएं के साथ जलते हैं। एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित, तो ये जलाने पर गंध युक्त काले धुएं के साथ जलते हैं। अगर हम बात करें ये इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आता है साइक्लोहेक्सेन, C6H12 साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर क्या बनेगी? ये लो 1 2 3 4 5 6 C6 है, H कितने? 12, 2 4 6 8 10 12। तो ये कैसे होते हैं? एलिफेटिक होते हैं, बिब्रस श्रृंखला। ये साइक्लोहेक्सेन इसका एग्जाम्पल है। एलिसाइक्लिक होते हैं, एलिफेटिक होते हैं, बिना धुआं की ज्वाला के साथ ये जलते हैं। ये चक्रीय होते हैं। कैसे होते हैं? बलय युक्त होते हैं, चक्रीय होते हैं। एरोमेटिक का मतलब होता है जो सुगंधित होते हैं, धुआं के साथ जलते हैं। इसका एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट आता है दोस्तों बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। इसको हम इस तरीके से भी दिखाते हैं। इसकी ये डबल बॉन्ड जो होता है वो एक छोड़ के एक लगाना है, तो ये भी इसकी स्ट्रक्चर सही है। या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और सभी पर आप एच जोड़ सकते हो। क्या जोड़ सकते हो? सभी पर एच जोड़ सकते हो। ये भी इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये तो है एरोमेटिक, जो धुआं के साथ जलते हैं, सुगंधित होते हैं, उनको एरोमेटिक कहते हैं। और जो बिना धुआं के साथ जलते हैं उनको क्या कहा जाता है? एलिफेटिक कहा जाता है। बेंजीन का कई बार यूज भी आ जाता है कि बेंजीन का यूज कहाँ पर होता है, तो बेंजीन का मैं यूज लिख देता हूँ। बेंजीन के उपयोग एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। बेंजीन के यूजेज कहाँ कहाँ पर होते हैं? तो एक तो अध्रुवीय ब्लैक के रूप में, नॉन पोलर सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। अध्रुवीय विलायक, नॉन पोलर सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। अध्रुवीय विलायक के रूप में करते हैं। दूसरा एरोमेटिक यौगिक बनाने में, सुगंधित यौगिक बनाने में किया जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने में काम में आता है। कुछ कीटनाशी, पेस्टिसाइड्स वगैरह, कीटनाशी वगैरह बनाने में। कुछ पीड़कनाशी, उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है। पीड़कनाशी उर्वरक बनाने में करते हैं। विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। एक्सप्लोसिव सबस्टांसेज, विस्फोटक पदार्थ बनाने में होता है। रंजक वगैरह बनाए जाते हैं, इससे डाई वगैरह बनाई जाती है। कुछ दवाइयाँ वगैरह भी बनती हैं औषधि वगैरह बनाने में, मेडिसिन बनाने में। इन सभी में याद रखना किसका यूज होता है? बेंजीन का यूज होता है। किसका यूज होगा? बेंजीन का यूज होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एल्किन, एल्किन एल्काइन के बारे में पढ़ लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त
हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसके अंदर अपन बात करते हैं सबसे पहले एल्केन के बारे में। संतृप्त के अंदर एल्केन आता है। एल्केन का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसको बोलते हैं एल्केन। कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन, और कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन। कंप्लीट स्टडी हम कर रहे हैं दोस्तों, यदि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, और जाएगा तो सबके लिए जाएगा, वो किसी पे भी नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि आपको भी पता है कि कितना डिटेल स्टडी अपन कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, और ज़्यादा को तो आप कितना भी पढ़ सकते हो, पढ़ने की कोई कमी नहीं है, मैटर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, याद रखना। तो कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, तब उसको क्या बोलते हैं, एल्केन कहते हैं, याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, ये सभी आते हैं इसके अंदर। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब किसके अंदर आते हैं, एल्केन के अंदर आते हैं। अब इसमें दोस्तों कार्बन की संख्या के आधार पर हम लिखते हैं, मैथ का मतलब, एथ का मतलब, प्रो, ब्यूट, ये क्या होते हैं। तो एक तो इसमें होता है पूर्व लग्न, प्रीफिक्स, और एक होता है अनुलग्न, सफिक्स। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, तो ऐसे इसमें पूर्वलग्न और अनुलग्न दोनों मिलाकर के उसका नामकरण किया जाता है। तो कैसे तो हम पूर्वलग्न का निर्धारण करते हैं और कैसे हम अनुलग्न का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इसमें पूर्व लग्न का निर्धारण। पूर्व लग्न का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीफिक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीफिक्स, और ये होता है दोस्तों कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। ये किसके आधार पर होगा, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर होगा। तो अणु में कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और फिर उसका पूर्व लग्न क्या होगा, पूर्व लग्न क्या होगा, प्रीफिक्स क्या होगा। जैसे अपन बात करें कार्बन की संख्या 1 है, इसके लिए क्या होगा, मैथ। कार्बन की संख्या 2 है तो क्या लिखते हैं, एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो क्या लिखते हैं, प्रॉप। कार्बन की संख्या 4 है तो क्या लिखते हैं, ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 है तो क्या लिखते हैं, पेंट। एथ, मैथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। ऐसे आगे लिख लेते हैं अपन इधर। कार्बन संख्या 6 है तो क्या लिखेंगे बेटा, इसको हेक्स लिखेंगे। कार्बन की संख्या यदि 7 है तो क्या लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे। कार्बन की संख्या 8 है तो इसको क्या लिखेंगे, ऑक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 है तो उसको लिखते हैं नॉन, और कार्बन की संख्या 10 है तो उसे क्या लिखते हैं, डेक। तो प्रीफिक्स और प्रीफिक्स का जो निर्धारण होता है वो इस तरीके से किया जाता है। सफिक्स जो होता है दोस्तों, जैसे अपन बात करें एन, इन, आइन, ये अलग अलग होता है। एल्केन में एन होगा, एल्कीन में इन होगा, और एल्काइन में क्या होगा, आइन होगा। क्या होगा, आइन होगा। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये इसका क्या होगा, पूर्व लग्न। और आइन के लिए होता है एल्केन का एन, एल्कीन के लिए इन, एल्काइन के लिए आइन। पर लिख देते हैं इसको मैथेन। अब कार्बन की संख्या, जब कार्बन कार्बन के मध्य जब डबल बॉन्ड होगा एल्कीन के अंदर, तो कार्बन की संख्या कम से कम 2 आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कभी मैथीन नहीं होता, सीधा क्या होगा, एथीन होगा। क्योंकि मैथ में तो कार्बन की संख्या 1 ही होती है, और डबल बॉन्ड के लिए तो 2 कार्बन चाहिए। तो मैथीन मैथाइन कभी नहीं होता है, एथीन एथाइन होता है। एथीन से स्टार्ट होता है, प्रोपाइन होता है, ब्यूटाइन होता है, पेंटाइन होता है, हेक्साइन होता है, हेप्टाइन होता है, ऑक्टाइन होता है, नोनाइन होता है, डेकाइन होता है, लेकिन मैथाइन नहीं होगा, मैथीन नहीं होगा। क्या होगा, सीधा एथाइन, एथीन होता है। तो सबसे पहले एल्केन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो हमारा पूर्व लग्न का निर्धारण। कुछ एल्केन के बारे में, एल्केन को याद रखना पैराफिन्स कहा जाता है। एल्केन्स को क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब होता है कि मोम के समान होते हैं दोस्तों।
कैसे होते हैं? ये मोम के समान होते हैं। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इनका सामान्य सूत्र की बात करें, इनका जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। क्या होगा? CnH2n+2। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है संकरण। अब इस संकरण तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है दोस्तों। ये सीधा आप याद रख लेना, अगर कोई प्रश्न आ जाए कि एल्केन के अंदर संकरण कौन सा पाया जाता है, तो ये S ब्लॉक, P ब्लॉक वगैरह होते हैं। ये एक लंबा प्रोसीजर है, इसे कोई 2 मिनट में समझ में नहीं आएगा। तो sp3 संकरण पाया जाता है इसके अंदर, और CnH2n+2 इसका फॉर्मूला होता है। इसके यूज की बात करें तो इसका यूज कहाँ होता है एल्केन का? तो एल्केन का यूज होता है दोस्तों पेंट के विलायक के रूप में, ड्राई क्लीनिंग एजेंट के रूप में, ग्रीस वगैरह के धब्बे हटाने में इसका यूज किया जाता है। तो पेंट, विलायक, पेंट, सॉल्वेंट, ग्रीस के धब्बे हटाने में, ग्रीस के धब्बे हटाने में। इसके अलावा हम बात करें तो शुष्क धुलाई में, ड्राई क्लीनिंग में, इन सभी में किसका यूज होता है? तो इसमें एल्केन का यूज होता है। अब जैसे अपन एक दो उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे मेथेन। इसका एक आप अनुलग्न और याद रखना, अनुलग्न होता है इसका एन। क्या होता है? एन होता है। जैसे मेथ प्लस एन मेथेन, एथ प्लस एन एथेन, प्रो प्लस एन प्रोपेन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। सबसे पहले अपन इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं मेथेन। मेथेन या मीथेन एक ही बात है, इसका फॉर्मूला तो आप जानते हो क्या होता है? CH4 होता है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो HCC, C कार्बन की बैलेंसी होती है 4, 1 2 3 और 4। ये क्या है? इसका स्ट्रक्चर बन गई, याद रखना। ये चतुष्फलकीय ज्यामिति के रूप में पाया जाता है। ये चतुष्फलकीय ज्यामिति के रूप में पाया जाता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इसमें बंद कोण का मान कितना होता है? बंद कोण का मान बॉन्ड एंगल का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बन में, मीथेन में या एल्केन में बंद कोण का मान कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। और कई बार यहाँ पर बंद लंबाई भी आ जाती है, बॉन्ड लेंथ। ये लगभग जो होती है बॉन्ड लेंथ वो होती है 1.54 अंगस्ट्राम। अंगस्ट्राम एक दूरी का मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक होता है। एक अंगस्ट्राम की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनानी है। तो एन में क्या हो गया? मैथ प्लस एन। ये कब होगा? जब कार्बन की संख्या 1 है। कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन जाता है। कार्बन की संख्या 2 है, तो जैसे कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या 2 है। अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? CnH2n+2 रख दो। n का मान कितना रखना है? 2। 2 × 2 + 2 क्या बन गया? C2। 4 और 2 6 क्या बन गया? C2H6। तो ये किसका सूत्र बन गया? ये एथेन का बन गया। यानी n का मान रखना है सूत्र में और आप सूत्र निकाल सकते हो। अगर सूत्र डायरेक्ट याद नहीं हो तो आप एल्केन का सूत्र है CnH2n+2। अब पूछे कार्बन की संख्या 6 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? तो n की वैल्यू 6 रख दो। 6 रखोगे तो उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये एथेन बन गया। एथेन का मतलब है H H H H H H। ये क्या बन गया? C2H6। ये एथेन की स्ट्रक्चर है। ऐसी अपन बात करें, यदि प्रोपेन की बात करें
तो प्रोपेन का फॉर्मूला अगला क्या बन जाएगा, कार्बन की संख्या 1 बढ़ाएंगे C3 और H कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगला हो जाएगा C4H10, अगला हो जाएगा C5H12, यानी इसको आगे अपन बढ़ाते चलेंगे। तो कार्बन की संख्या ये 3 है, सबसे हाइड्रोजन जोड़ दो, सबसे हाइड्रोजन जोड़ दो, इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन आएगा, इधर भी हाइड्रोजन आएगा, ये क्या बन जाएगा याद रखना प्रोपेन। इसी तरीके से आप ब्यूटेन बना सकते हो, पेंटेन बना सकते हो, हेक्सेन बना सकते हो, ये सारे इसी के अंदर इसी तरीके से बनते हैं। कार्बन जितने हैं उतने कार्बन जोड़ दो, बाकी सबसे हाइड्रोजन बॉन्ड कर दो, तो उसका फॉर्मूला या उसकी स्ट्रक्चर निकल करके आ जाती है। अगला आता है एल्कीन, एल्केन, और अब आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसके अंदर अपन दो पढ़ेंगे। एक तो इसके अंदर आता है एल्कीन और एक आता है एल्काइन। कार्बन कार्बन के मध्य में जब डबल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं एल्कीन, और कार्बन कार्बन के मध्य में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एल्काइन कहा जाता है। और ये क्या होगा दोस्तों, ये क्या होगा याद रखना, एल्कीन हो जाएगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हमेशा 4 पूरी करनी होती है। अब इसमें अपन बात करते हैं एल्कीन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, एल्कीन के बारे में, कि एल्कीन क्या होते हैं। वही कॉमन से पॉइंट हैं, जनरल फार्मूला, कौन सा बॉन्ड होता है, ज्यामिति कैसी होती है, बंध कोण कितना होता है। तो एल्कीन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन के मध्य में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर इसके जनरल फार्मूला की बात करें तो CnH2n, +2 मत कर देना, +2 तो एल्केन में होगा, केवल इसमें आएगा CnH2n। इनको ओलिफिन्स कहा जाता है। ये हेलोजन के साथ क्रिया करके तेलीय द्रव बनाते हैं। हेलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये कुछ तत्व होते हैं आवर्त सारणी में जिनको हेलोजन तत्व कहा जाता है। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, जन का मतलब होता है उत्पादक। जो लवण उत्पादक होते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, हेलोजन कहते हैं। और जो हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके एक लिक्विड बनाता है, एक ऑयली लिक्विड बनाता है, तेलीय द्रव बनाता है, उसको कहा जाता है ओलिफिन्स। क्या बोलते हैं इसको, ओलिफिन्स के नाम से जाना जाता है। ओलिफिन्स कहते हैं क्योंकि हेलोजन के साथ क्रिया करके तेलीय द्रव का निर्माण करते हैं। हेलोजन के साथ क्रिया करके तेलीय द्रव का निर्माण करते हैं। ज्यामिति की बात करें, इसकी ज्यामिति कैसी होती है, जियोमेट्री कैसी होती है, तो उसकी तो थी चतुष्फल की है, इसकी होती समतल त्रिकोणीय। कैसी होती है दोस्तों, समतल त्रिकोणीय होती है। प्लेन ट्राइंगुलर होती है, समतल त्रिकोणीय होती है। कैसी होगी, समतल त्रिकोणीय। बंद कोण का मान होता है 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल का मान होगा 120 डिग्री, बंद कोण का मान होगा। बंद लंबाई की बात करें, बॉन्ड लेंथ, तो ये होती है लगभग 1.34 अंगस्ट्राम। कितनी होती है, 1.3 अंगस्ट्राम होती है। संकरण होता है sp2। हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 संकरण इसके अंदर पाया जाता है। कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण होगा, याद रखना। इसमें कार्बन की संख्या मिनिमम 2 चाहिए, इसीलिए पहला यौगिक क्या बनता है इसका, एथीन बनता है, C2H4 बनता है। तो कार्बन की संख्या इसमें मिनिमम 2 चाहिए। कार्बन की संख्या है वो मिनिमम 2 होनी चाहिए, इसीलिए
इसमें मैथीन नहीं बनता है, पहला यौगिक इसका होता है एथीन। इसका जो फर्स्ट कंपाउंड है वो क्या बनेगा, एथीन बनेगा। सूत्र में लिख सकते हो एथीन का फॉर्मूला कैसे निकालना है आपको। तो देखो आपके सामने फॉर्मूला है CnH2n, n बराबर इसमें रखोगे आप n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए रख दो तो C2H2 इंटू 2 क्या बन गया, C2H4। बताओ एथीन का फार्मूला क्या बन गया, C2H4। अगला ऐसे ही प्रोपीन का बन जाएगा, ब्यूटीन का बन जाएगा, पेंटीन का बन जाएगा, हेक्सीन का बन जाएगा। फॉर्मूला आपके सामने है तो आप सूत्र बना सकते हो। तो एथीन वगैरह है, प्रोपीन का क्या बनेगा, फिर इसमें आ जाता है अदर एग्जाम्पल के अंदर प्रोपीन आ जाता है। प्रोपीन में आप सीधा लिख सकते हो C3H6। ब्यूटीन का क्या बन जाएगा, ब्यूटीन का C5H8। आप लिख के देख लो यहाँ पर C5 5 दूनी 10 क्या बन जाएगा, कार्बन की संख्या ये तो हो गया 3 के लिए। 4 के लिए अपन बात करें तो कार्बन के लिए कितना हो जाएगा 2 3 5, अगला आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 के लिए अपन बात करें तो कार्बन के 6 और 6 दूनी 12, तो पेंटीन। प्रोपीन के लिए हो गया, ब्यूटीन के लिए हो गया, ब्यूटीन के लिए C4H8। इधर तो एक एक ही बढ़ेगा। पेंटीन की बात करें तो C5H10, पेंटीन 5 5 दूनी 10 C5H10। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, पेंटीन का बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके सामने है, इससे आप सूत्र बना सकते हो। अगला जो आता है दोस्तों वो आता है एल्काइन। एल्काइन की हम बात करें तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य में दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन के मध्य में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, तो कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें ये इस तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। सामान्य सूत्र की बात करें, इसमें जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो CnH2n-2। एल्केन में +2 है, एल्कीन में कुछ भी नहीं है, एल्काइन में -2 है, याद रखना। संकरण कौन सा पाया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन संकरण होगा इसमें sp, पहले में sp3 फिर sp2 और फिर sp, नॉर्मल याद रख जाएगा। बंद कोण का मान कितना होगा, बंद कोण का मान होगा 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। इसकी ज्यामिति कैसी होती है, रेखीय होती है। इसको ज्योमेट्री कैसी होती है, तो ज्योमेट्री होती है इसकी रेखीय, या इसको लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर कहते हैं। बंद लंबाई की बात करें बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बंद लंबाई कितनी होगी, तो बंद लंबाई होगी इसकी 1.20 अंगस्ट्राम। कितनी होगी, 1.20 अंगस्ट्राम होगी। एग्जाम्पल, कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड है, याद रखना, तो कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होगी। तो इसमें भी एथाइन बनता है। क्या बनेगा, एथाइन बनेगा। एथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। निकाल सकते हैं एथाइन का फॉर्मूला कैसे निकला, तो CnH2n-2 सूत्र है, कार्बन की संख्या 2, H2 × 2 - 2, C2 2 दूनी 4, 4 में 2 जाएगा तो 2। बताओ क्या बचेगा, C2H2। तो यहाँ पर क्या बन गया, C2H2। ऐसे आप अगला निकाल सकते हो। C2H2 की आप स्ट्रक्चर रूप में इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C C और H, इस तरीके से लिख सकते हो, एक ही बात है। ये लिखा मिले तो भी क्या है, एथाइन है। जैसे अपन बात करें प्रोपाइन, तो प्रोपाइन में कार्बन संख्या कितनी होगी, 3 होगी। प्रोपाइन में कार्बन संख्या 3 होगी। यहाँ H4 लिख दो तो C3H4 हो जाएगा। ठीक है। इस एथाइन को याद रखना एसिटिलीन के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। क्या कहा जाता है इसको, एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है। तो एथाइन, प्रोपाइन। अगला क्या आ जाएगा, ब्यूटाइन आ जाएगा। ब्यूटाइन में क्या है, कार्बन संख्या 4 और ये हो जाएगा 6।
लिख लो यहाँ पर कार्बन की जगह 4 लिख दो, 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 2 जाएगा 6, बच जाएगा C4H। तो ये है दोस्तों प्रोप एल्काइन। तो एल्किन एल्किन एल्काइन, एल्काइन का जो इसमें अनुलग्न आता है वो आएगा आइन, ठीक है। और इसका जो अनुलग्न आएगा एल्कीन का, एल्कीन का जो अनुलग्न आएगा यानी सफिक्स बोलते हैं इसको, ये आएगा इसमें ईन। क्या आएगा? ईन आएगा। उसमें क्या आएगा? आइन आएगा। इसमें क्या आएगा? आइन आएगा। इसको बोलते हैं सफिक्स। तो ये अपन को याद रखना है, एल्केन एल्कीन एल्काइन वगैरह क्या होते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है दोस्तों? एसिटिलीन का यूज आप जानते हो बेल्डिंग के रूप में किया जाता है। बाकी एल्काइन का यूज औषधि बनाने में, खाद्य पदार्थ परिरक्षण में भी इनका यूज होता है। तो यूज लिख लेना, औषधि, बेल्डिंग करने तथा फूड प्रिजर्वेशन में किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किसका यूज होता है? याद रखना, हाइड्रोकार्बन का यूज होता है। किसका यूज होगा? हाइड्रोकार्बन का यूज होता है। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये हमारा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो गया है। अब हम इसमें कुछ और बातें जो थोड़ी इम्पोर्टेंट हैं, एनसीईआरटी के पॉइंट हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एक शब्द आता है ग्रेफीन। ग्रेफाइट अलग है, ग्रेफीन अलग है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ग्रेफीन क्या होता है दोस्तों? इसकी खोज की थी नोवोसेलोव और एंड्री जेम ने की थी। इसकी खोज की थी नोवोसेलोव तथा एंड्री
जेम ने की थी, नोवोसेलोव तथा एंडी जेम ने की थी। ये कार्बन एटम से एक पतली दो आयामी परत होती है, 2D लेयर होती है, याद रखना। इसकी संरचना जो होती है वो हेक्सागोनल जाली के रूप में पाई जाती है। ये उत्कृष्ट विद्युत और ताप का सुचालक होता है, गुड इलेक्ट्रिसिटी एंड टेम्परेचर कंडक्टर है। उत्कृष्ट विद्युत तथा ताप का सुचालक है ये। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उत्कृष्ट विद्युत और ताप का क्या है ये? सुचालक है। कार्बन परमाणुओं की पतली दो आयामी परत होता है ये, 2D लेयर के रूप में पाया जाता है। 2D लेयर के रूप में पाया जाता है, हेक्सागोनल जाली के रूप में पाया जाता है। इसकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर, वो कैसी होती है? तो हेक्सागोनल जाली के रूप में होता है, हेक्सागोनल जाली के रूप में पाया जाता है। लचीला होता है, पारदर्शी होता है, दुनिया का सबसे मजबूत एवं हल्का पदार्थ होता है। स्ट्रांग होता है लेकिन लाइट वेट होता है, याद रखना। लचीला, मजबूत, लचीला होता है, मजबूत होता है, लचीला, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तथा दुनिया का सबसे मजबूत तथा हल्का पदार्थ यदि पूछे तो याद रखना क्या होगा? ग्रेफीन होगा। क्या होगा? ग्रेफीन होगा। इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया के अंदर किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। इसका यूज कहाँ पर होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में करते हैं, ऊर्जा वाले क्षेत्र में करते हैं, एनर्जी एरियाज के अंदर, और हेल्थ के अंदर करते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जाता है। ऊर्जा, एनर्जी तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जाता है, हेल्थ, इन सभी के अंदर किया जाता है, याद रखना। हेल्थ, सभी के अंदर ग्रेफीन का यूज होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अगर पूछ ले कि दुनिया का सबसे मजबूत हल्का पदार्थ कौन सा है? कृत्रिम। हीरा तो प्राकृतिक है, याद रखना। कृत्रिम पूछ ले तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफीन होगा। क्या होगा? ग्रेफीन होगा। कार्बन के कुछ यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक दे रखे हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दे रखे हैं अपने एनसीईआरटी में। और एक बार आपसे एसिटिक एसिड का क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम के अंदर, तो इंपोर्टेंट एक टेबल है, वो टेबल भी हमें बनानी है। कार्बन के कुछ यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक। कार्बन के कुछ यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। यहां से एक बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। 4 कॉलम बनाने हैं हमें, यौगिक का नाम लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लिखना है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट लिखना है। ये 4 कॉलम हैं। सबसे पहले यौगिक, कंपाउंड,
उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, केल्विन में है, और याद रखना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, केल्विन में है। इसको बोलते हैं क्वथनांक, इसको बोलते हैं गलनांक। सबसे पहला, एक तो इसमें एसिटिक एसिड का दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 290 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 391 केल्विन। केल्विन में कैसे निकालते हैं, सेल्सियस में दे रखा है, केल्विन में निकालना है तो 273 में जोड़ देते हैं सेल्सियस वाले को, केल्विन में उसका तापमान आ जाता है। जैसे हमारा तापमान सेंटीग्रेड में होता है 37 डिग्री, केल्विन में कितना होगा, तो 37 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 310 केल्विन होगा। ठीक है, तो केल्विन और सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं केल्विन में निकालने के लिए। ये 391 है, ये सॉरी 91 केल्विन हो गया ये। ऐसी अपन बात करें क्लोरोफार्म, एक क्लोरोफार्म का दे रखा है आपकी, क्लोरोफार्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, CHCl3। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 209 केल्विन होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 334। मेल्टिंग पॉइंट 209 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 334 केल्विन हो जाएगा। एक एथेनॉल का भी याद रखना है। एथेनॉल की यदि अपन बात करें तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, और एथेनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों वो होता है 156 केल्विन होता है। कितना होता है, 156 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होगा, 351 केल्विन होगा। कितना होगा, 351, 351। एक मेथेन का याद रखना, मेथेन का फॉर्मूला आता है CH4, और मेथेन का मेल्टिंग पॉइंट तो होता है दोस्तों मात्र 90 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है 111 केल्विन। तो ये टेबल है जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। देखो अब पढ़ना तो आपको देखो भाई सारा पड़ेगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हम तो कोशिश कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, उसके लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चाहे क्वेश्चन की संख्या कितनी भी हो आपको पढ़ना होगा। मैं कुछ कंपाउंड के आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और लिखवा रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी नहीं दे रखे हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट वगैरह है, तो इनका भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये तो हमारे कुछ एनसीईआरटी में दे रखे थे वो हैं, कुछ अदर और लिख लेते हैं अपन। जैसे एक याद रखना, हीरे का याद रखना, हीरा, हीरा एक ग्रेफाइट और एक फुलरीन, इन तीनों का अपन को याद रखना है। इन तीनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी याद रखना है। अगर हम बात करें हीरा की बात करें, हीरा यानी डायमंड की बात करें, तो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों वो लगभग 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में निकालना है तो 273 ऐड और कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 4830 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मली सेल्सियस में आता है या फिर केल्विन में पूछा जाता है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 3650 डिग्री होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 4200 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा, 4200 डिग्री। फुलरीन की बात करें तो फुलरीन का दोस्तों बहुत कम होता है, 280 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है, और लगभग बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 500 से 600 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना, एक बेंजीन का याद रख लेना, वेंजीन, वेंजीन की बात करें अपन तो 5.5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, और लगभग 80.1 डिग्री सेल्सियस इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा दोस्तों। एथेनॉल का तो हमने वहां पर लिख दिया था, एसिटिक अम्ल का लिख लिया था, मीथेन का लिख लिया है। एक मेथेनॉल का लिख सकते हो, मेथेनॉल जिसको जहरीली शराब कहते हैं, और मेथेनॉल की अपन बात करें
तो इसका होता है -97.6 डिग्री सेल्सियस तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और 64.7 डिग्री सेल्सियस लगभग इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये कुछ यौगिक हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाली बात याद रखनी है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें और थी, उनके बारे में भी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं और लिख रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं, हमारे लिखने छूट गए हैं। एक तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद रखना है आपको। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए। एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, एस कक्ष होता है, पी कक्ष होता है, में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो आप तो अब देखो, ये एक पूरा बड़ा प्रोसीजर होता है समझाने का। आपके कोई इलेक्ट्रॉन विन्यास सभी के नहीं आएंगे। कार्बन एक हमारा एग्जाम्पल है, हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए आप कार्बन का याद रखना। 1s2, एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर दूसरे एक्स में 2 जाते हैं, 1s2, 2s2 और 2p2। पी वाले मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, यहाँ पर कितने हैं, 2 ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो गया है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो s में 2, फिर s में 2 दूसरे वाले में, फिर p में कितने जाएंगे, 2। तो 1s2, 2s2, 2p2, ये याद रखना, ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगला एक पॉइंट है, कार्बन जो है भूपर्पटी पर, अर्थ क्रस्ट, एनसीईआरटी का पॉइंट है। कार्बन भूपर्पटी पर खनिजों के रूप में पाया जाता है, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम के रूप में। कितना परसेंट होता है, 0.02% होता है। खनिजों यानी मिनरल्स, खनिजों जैसे अपन बात करें तो कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके अलावा जैसे कोयला, पेट्रोलियम के रूप में कितना परसेंट होता है, ये आंकड़ा याद रखना, 0.02% होगा। कितना होगा, 0.02% होगा। और वायुमंडल में गैसों के रूप में होता है 0.03%। और वायुमंडल में गैसों के रूप में ये होता है 0.03%। और कौन सी गैस के रूप में पाया जाता है, CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, CO2 के रूप में पाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि कार्बन की बहुत बड़ी संख्या में यौगिक हैं दुनिया में, या बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है, क्यों? क्योंकि कार्बन के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, सह संयोजी बंध की प्रकृति होती है, और कैटेनेशन का गुण होता है, श्रृंखलन का गुण होता है। इसीलिए कार्बन के बड़ी संख्या में क्या है दोस्तों, यौगिक ज्ञात हैं। तो अगला अपन पॉइंट लिख रहे हैं, सह संयोजी बंध। सह संयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्डिंग तथा श्रृंखलन, ये तो मैं पहले भी लिखवा चुका हूं आपको। कैटेनेशन, श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है, की प्रवृत्ति उपस्थित होने के कारण, की प्रवृत्ति उपस्थित होने के कारण कार्बन की बड़ी संख्या में कंपाउंड्स पाए जाते हैं। कार्बन के बड़ी संख्या में क्या पाए जाते हैं, कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो ये भी एक एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कार्बन परमाणु की जो एक पॉइंट और दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, एक शब्द आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको बोलते हैं विद्युत ऋणता। तो कार्बन परमाणु की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणता है, और हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता है, ये दोनों की बराबर होती है। इसलिए कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन्स की बराबर साझेदारी के द्वारा कोवेलेंट बॉन्डिंग का निर्माण करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन की जब बैलेंसी पूरी नहीं होती है तो अपन किससे पूरी करते हैं? हाइड्रोजन से पूरी करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या होती है? बराबर होती है। इसीलिए अपन कार्बन और हाइड्रोजन की बैलेंसी पूरी करते हैं। तो अगला पॉइंट अपन लिखते हैं इसके अंदर, ये बड़ा पॉइंट है, इससे पहले एक छोटा पॉइंट लिख देता हूं मैं। कार्बन की ज्यामिति पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार, एनसीईआरटी का पॉइंट है कार्बन की ज्यामिति, जियोमेट्री ऑफ कार्बन। कार्बन की ज्यामिति की बात करें तो कार्बन की ज्यामिति होती है दोस्तों समचतुष्फलकीय तथा त्रिविमीय। समचतुष्फलकीय तथा त्रिविमीय होती है। समचतुष्फलकीय बोले तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड 3D होती है। कैसी होती है? 3D होती है कार्बन की ज्यामिति। इसी तरीके से होती है, तो इसको आप ऐसे मिला सकते हो। कार्बन की ज्यामिति टेट्राहेड्रल होती है। थोड़ा सा कलर चेंज करके बना देता हूं मैं आपको, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? टेट्राहेड्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल बोलेंगे। अगला पॉइंट, कार्बन परमाणु, कार्बन एटम तथा हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन एटम दोनों की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? समान होती है, सिमिलर होती है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होती है। अतः कार्बन परमाणु, अतः कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करता है, पार्टनरशिप करता है, और इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी के द्वारा, इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी द्वारा सह संयोजक बंध का निर्माण करता है। सह संयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्डिंग, सह संयोजक बंध का क्या करता है? निर्माण करता है और हाइड्रोकार्बन बनाता है, जिससे किसका निर्माण होता है? हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। तो ये बात याद रखनी है आपको, कार्बन हाइड्रोजन दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सेम रहती है। एक यौगिक हमारा और रह गया था दोस्तों, याद रखना, जिसका नाम है यूरिया। क्या नाम है? यूरिया। और यूरिया भी कार्बन का पहला यौगिक है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में किया गया था, और प्रयोगशाला में बोहलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बोहलर के द्वारा किया गया था। तो अगला पॉइंट है 1828 में फ्रेडरिक बोहलर द्वारा अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक कुछ सब्सटेंसेस थे, जिसमें एक तो आता है अमोनियम सल्फेट और एक आता पोटेशियम साइनेट। इन दोनों को गर्म करके प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया था, और दुनिया का पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया है। तो फ्रेडरिक बोहलर द्वारा प्रथम कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में
लेबोरेटरी के अंदर प्रथम कार्बनिक यौगिक, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब, प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक किसका निर्माण किया गया था? यूरिया का निर्माण किया गया है। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया है और इस यूरिया को बनाया गया था, किस किस को गर्म करके बनाया गया है? इंपोर्टेंट है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम साइनेट को गर्म करके बनाया है। किस किस को गर्म करके बनाया है? अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को गर्म करके दुनिया का पहला कार्बनिक यौगिक बनाया था, जिसका नाम यूरिया रखा गया है। इस खोज से याद रखना, एक सिद्धांत चलता है वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत। और जैव शक्ति सिद्धांत का क्या क्या हुआ था? इससे खंडन हुआ है। तो यूरिया का जो निर्माण हुआ है ना, इससे जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हुआ था। यानी प्रयोगशाला के अंदर भी यौगिकों को बनाया जा सकता है। ये वाइटल फोर्स थ्योरी होती है। ये जस्ट इसकी अपोजिट है। तो इसका जो खंडन हुआ था वो किसके माध्यम से हुआ था? यूरिया के निर्माण के माध्यम से। इस सिद्धांत का क्या माना जाता है? खंडन माना जाता है। अगला एक पॉइंट इंपोर्टेंट, हीरे का कई बार विशिष्ट घनत्व आ जाता है। अगला पॉइंट, हीरा का विशिष्ट घनत्व, स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ डायमंड। विशिष्ट घनत्व की बात करें तो हीरे का विशिष्ट घनत्व आ जाता है कई बार, तो आंसर याद रखना 3.51 होता है। हीरे के भार को, वेट को किस में मापा जाता है? तो कैरेट के अंदर मापा जाता है। हीरे का जो भार है इसको किस में मापा जाता है? तो कैरेट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? कैरेट में मापा जाता है। शुद्ध हीरा वैसे रंगहीन होता है, याद रखना। शुद्ध हीरा कभी भी कलरफुल नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, चमकीला होता है और सॉलिड अवस्था के अंदर पाया जाता है। एक ग्रेफाइट में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख देता हूं। ग्रेफाइट जो शब्द आया है, ग्रेफाइट का जो निर्माण हुआ है वो एक शब्द से हुआ है जिसका नाम है ग्रेफो। और एक क्वेश्चन आता है ग्रेफो शब्द का मीनिंग क्या होता है? तो ग्रेफो शब्द का मीनिंग आपको याद रखना है, लिखना होता है, राइटिंग। क्या होता है? राइटिंग। ग्रेफो शब्द का अर्थ क्या होगा दोस्तों? राइटिंग। प्रश्न आ जाए कि ग्रेफाइट में ग्रेफो शब्द का मीनिंग क्या होता है, तो ग्रेफो शब्द का मीनिंग दोस्तों याद रखना क्या होगा? ग्रेफाइट लिखना होगा। फुलरीन में अपन ने कार्बन कार्बन बंध लंबाई भी पूछा जाता है कई बार। तो फुलरीन के अंदर कार्बन कार्बन की बंध लंबाई है 1.40 अंगस्ट्रा। फुलरीन में ये दोस्तों ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे एनसीईआरटी में से बीच बीच में से रह गए हैं, छोटे छोटे पॉइंट, वो मैं निकाल करके लेकर आया हूं आपके लिए, ताकि आपका कहीं से भी प्रश्न आए तो गलत होने की संभावना नगण्य हो जाए। तो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है? वो लगभग 1.40 अंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है? 1.40। फुलरीन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 60 से 70 परमाणु होते हैं। फुलरीन के एक अणु में 60 से 70 एटम पाए जाते हैं। कितने एटम होते हैं? याद रखना, 60 से 70 एटम पाए जाते हैं। फुलरीन हाई टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिव होता है, अति चालक होता है, इसीलिए तकनीकी रूप से कार्बन का एक महत्वपूर्ण अपर रूप है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फुलरीन जो है वो फुलरीन याद रखना तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजिकली तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण अपर रूप माना जाता है। तकनीकी रूप से
महत्वपूर्ण अपर रूप माना जाता है, टेक्नोलॉजिकल इम्पोर्टेंट एलोट्रॉप्स है ये, टेक्नोलॉजिकल इम्पोर्टेंट एलोट्रॉप्स है। क्यों? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर कैसा होता है, सुपर कंडक्टिव होता है, हाई टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिव होता है, अति चालक होता है। कैसा होता है? सुपर कंडक्टिव होता है, अति चालक होता है, इसीलिए फ्लोरीन का यूज टेक्नोलॉजिकली ज्यादा किया जाता है। बाकी कोक का पॉइंट दे रखा है आपके, कोक जो होता है ना दोस्तों, कोयले के भंजक आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है। बड़ी बड़ी भट्टियों में ईंधन के रूप में कोक का यूज किया जाता है। एक आपके चारकोल भी आता है। चारकोल जो होता है दोस्तों, वो लकड़ी या कार्बनिक यौगिकों को जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो चारकोल प्राप्त होता है। चारकोल का यूज गैसों के एब्जॉर्बेशन में किया जाता है, द्रवों की अशुद्धियों को दूर करने में किया जाता है। एक प्रश्न आता है, चारकोल का यूज कहां होता है? चारकोल का यूज होता है, याद रखना, गैसों के अवशोषण, गैसों के अवशोषण, एब्जॉर्बेशन ऑफ गैसेज, तथा द्रवों की अशुद्धियों को दूर करने में किसका यूज होता है? चारकोल का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? चारकोल का यूज करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि अपन को याद रखने हैं। एक टेबल और बनाते हैं हम, एनसीईआरटी में ही दे रखी है। कुछ कंपाउंड्स के या कुछ यौगिकों के फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि किसका, इस यौगिक का फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है या प्रकार्यात्मक समूह कौन सा होता है। तो एक छोटा सा हेडिंग लगाना है, प्रकार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के अंदर एक टेबल हमें बनानी है। तीन कॉलम हमें बनाने हैं। अगर हम बात करें, इसमें तो आएगा एटम, इसमें यौगिक का प्रकार, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, और इधर इसका क्रियात्मक समूह का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कौन कौन से दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, कम से कम इतना तो याद रखना। एक तो आपके दे रखा है क्लोराइड और एक दे रखा ब्रोमीन का, एक तो क्लोरीन का और एक ब्रोमीन का। इनको दोस्तों हैलोजन कहते हैं, तो हैलोजन कहा जाता है। इनको अपन लिखते हैं क्लोरो, Cl को, और Br को लिखते हैं ब्रोमो। क्या लिखते हैं? ब्रोमो लिखते हैं। और इसका जो फंक्शनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरीके से आप इसको लिखते हो, बॉन्ड Cl और बॉन्ड Br। ठीक है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया। कुछ ऑक्सीजन के आते हैं, कुछ ऑक्सीजन के
पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ऑक्सीजन में एक तो आता है एल्कोहल का। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो इस तरीके से लिखते हैं, ये इसका क्रियात्मक समूह है। एक एल्डिहाइड का भी पूछा जाता है, एल्डिहाइड का पूछा जाता है। एल्डिहाइड का जो होगा दोस्तों, ये एल्डिहाइड को अपन CHO भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और बॉन्ड के रूप में भी इसको दिखा सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 ऑक्सीजन से पूरी होगी, एक हाइड्रोजन से और एक इधर, तो CHO के नाम से भी लिख सकते हैं। एक कीटोन का पूछा जाता है, कीटोन समूह होता है, और कीटोन का जो होता है वो इस तरीके से लिखते हैं, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। और एक कार्बोक्सिलिक समूह का आता है, एक कार्बोक्सिलिक समूह का आता है, और कार्बोक्सिलिक समूह का जो होता है दोस्तों, ये अपन लिख सकते हैं COH, और एक तरफ जुड़ जाएगा दोस्तों डबल बॉन्ड से, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी एक तरफ, और एक तरफ ये अपना खाली रहेगा। तो ये तो ऑक्सीजन हो गई, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा सही से लिखता हूँ, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह, या कार्बोक्सिलिक समूह को आप ऐसे भी लिख सकते हो COOH, एक ही बात है, ठीक है। तो ये इनके क्या है, फंक्शनल ग्रुप हैं दोस्तों, ये भी आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो इनको भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों हमारा कार्बन कंपाउंड्स का 5th नंबर का पार्ट है जो कि हमने पढ़ा है। अब और क्या बचा है इसके अंदर, तो दोस्तों अभी हम इसमें एक पार्ट और पढ़ने वाले हैं, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों कार्बनिक यौगिकों की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, रासायनिक गुणधर्म हैं, जिसमें दहन क्रिया आती है, ऑक्सीकरण आता है, संकलन अभिक्रिया आती है, इसके अलावा अपन बात करेंगे इसके अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रिया आती है, तो इनके बारे में भी हमें थोड़ी सी इसमें चर्चा करनी है। इसके अलावा एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की कुछ रिएक्शंस वगैरह भी आपकी एनसीईआरटी में दे रखी हैं, उनके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन गलत नहीं हो, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, समय आपके पास पर्याप्त है। प्रश्न यदि आएगा तो इनसे बाहर जाने वाला नहीं है, और आपको भी पता है इनसे बाहर जाएगा तो कोई कर भी नहीं पाएगा। तो हमारी उम्मीद यही है कि इस बार आपका सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। थोड़ा सा हमने लेवल और बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी आपने भी देखा है कि चाहे आरपीएससी हो या बोर्ड हो, सबका लेवल एग्जाम का धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हमें प्रिपेयर रहना है पहले से। सिंपल आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बाई चांस कठिन आ गया तो क्या करोगे, तो उसमें आप अधिकांश क्वेश्चन को सही कर पाओ, यही हमारा थोड़ा सा प्रयास रहता है। तो ये थी दोस्तों हमारी ये वाली क्लास, जिसके अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं, और जो कुछ पार्ट था उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। अब अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे केमिकल कंपाउंड्स के, जो कुछ 2 केमिकल कंपाउंड्स की रिएक्शंस वगैरह हैं, जिसमें एथेनॉल एथेनोइक एसिड आता है, और फिर उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, रासायनिक गुणधर्म हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।